Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asad Raja, mathematics instructor, tutorial.pk. Grade 12 mathematics, chapter number 3. इस वीडियो लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 का जो ओवरव्यू है, समरी है, उसको डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने मुकम्मल कर लिया था। इस वीडियो में पार्ट 2 है, समरी का पार्ट 2। कोर्स का नेम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन पार्ट 2। इंटीग्रेशन में हमने ये सीखा था कि क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम्स को, उनको हमने एक खास फ्रेम में लेकर आना है जो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं। अब जब पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगी तो उनको हमने किस तरह से डील करना है इंटीग्रेशन में, आइए उसको डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जांपल है, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व इंटीग्रल 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और dx। ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए तो इसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में हम फर्स्ट ईयर क्लास में अच्छे अंदाज में पढ़ चुके हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं, आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। केस 1 है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल देखें, इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस 6 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है, जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसको हमने उसके 2 फैक्टर्स कायम कर दिए। आप देख सकते हैं इंटीग्रल माइनस एक्स प्लस 6 न्यूमरेटर एज इट इज रहा, लेकिन डिनोमिनेटर को हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 और dx आ गया। यह है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाला केस। केस नंबर 2 है रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। एग्जाम्पल देखें जरा इसकी, इंटीग्रल 7x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1। x माइनस 1 स्क्वायर का मतलब ही हुआ कि x माइनस 1 2 दफा रिपीट हो रहा है। अगर पावर 3 हो जाए तो रिपीटिशन जो है वो 3 टाइम्स होगी। यहां पावर 2 है, एक फैक्टर 2 दफा रिपीट हो रहा है, जबकि जो नेक्स्ट फैक्टर है x प्लस 1 उसकी पावर 1 है तो एक ही दफा आया है। केस नंबर 3 है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसिबल वो होते हैं जिनको लीनियर फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे जिनको हम लीनियर फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, उन्हें कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। एग्जांपल देखें जरा, इंटीग्रल 3 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx है। ये जो dx है ये इंटीग्रल के साथ लाजमी अटैच होता है। जो वेरिएबल इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहा होता है उसका डिफरेंशियल साथ होता है। अगर x है तो dx होगा, अगर t है तो dt होगा, अगर थीटा है तो d थीटा होगा। ये आप देख सकते हैं, पहले जो 2 फैक्टर्स हैं, x भी एक फैक्टर है और x माइनस 1 दोनों लीनियर हैं, और जो नेक्स्ट फैक्टर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। चौथी जो टाइप है वो थोड़ी सी खतरनाक है, लीनियर एंड रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ये जब क्वेश्चन आता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत लेंथी होता है। इंटीग्रल 6a स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर x माइनस 4a, इसमें जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिपीट भी हो रहा है, इररिड्यूसिबल भी है और रिपीट भी हो रहा है। अब हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। हमने इंटीग्रेशन जब स्टार्ट की थी तो हमने बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था। जब इंटीग्रल के साथ लिमिट्स ना हो तो वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जब लिमिट्स आ जाएं उसे कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। आइए इसको मैथमेटिकल वे में डिफाइन करते हैं। इफ फाई डैश ऑफ एक्स, फाई डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ एक्स। फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन है और डैश का मीनिंग ये हुआ कि उसको एक दफा डिफरेंशिएट किया गया है। If phi dash of x equal to f of x, then integral f of x dx is equal to phi of x plus c। ये कैपिटल जो c आ रहा है, ये बात हम जानते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। और अगर इसी को इस तरह लिया जाए, इफ इंटीग्रल f of x dx है, ये phi of x plus c है, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो ये है। और अगर इसके साथ लिमिट अप्लाई कर दी जाए, यानी कि देन द इंटीग्रल ऑफ f फ्रॉम a टू b। अब लिमिट, पहली जो लिमिट है, जो स्मॉल लिमिट है, जो लोअर लिमिट है वो a है, स्मॉल a कोई नंबर है, जैसे 2 से 3 हो सकता है, 2a की वैल्यू हो जाए, 3b की वैल्यू हो जाए। इंटीग्रल a टू b
एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल का मतलब ये हुआ कि उसकी कोई वैल्यू होगी। लिमिट्स भी आ गई। विदाउट लिमिट्स इज इनडेफिनेट इंटेग्रल और विद लिमिट्स इज अ डेफिनेट इंटेग्रल। इट कैन बी इवेल्युएटेड एज इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम ये बात जानते हैं कि एफ एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो फाई ऑफ एक्स है। तो इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता, जबकि इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर वो जो अननोन कांस्टेंट है वो हम लिखते हैं। इफ इंटीग्रल a to b f of x dx has a definite value phi of b minus phi of a, so it is called the definite integral। इसी को ही डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। द इंटरवल, ये जो क्लोज इंटरवल है ए बी, देखें ब्रैकेट्स क्लोज है, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटरवल है, जो वैल्यू है, लोअर लिमिट है ए स्मॉल ए, अपर लिमिट है स्मॉल बी, ये कहलाती है रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। और ए को हम कहते हैं लोअर लिमिट, बी जो है अपर लिमिट। ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमेशा शो करता है एरिया अंडर द कर्व। वो जो एफ एक्स है उसका एक ग्राफ होता है, वो फंक्शन है, तो उसका ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एरिया दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एफ एक्स का ग्राफ है, और जो कैपिटल ए शो कर रहा है, लिमिट्स डिफाइन की गई हैं ए से बी, ए लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है, तो उसके इन बिटवीन जो एरिया दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि ये एरिया की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रल जो है एरिया अंडर द कर्व शो करेगा। अच्छा, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये एक बहुत फेमस किस्म का रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी दिया गया है बुक के अंदर, और ये है कि हम यहाँ पर सिर्फ इसको जस्ट रीड करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, जो डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, जो कॉन्टिन्यूस है एक इंटरवल के अंदर ए और बी के अंदर, एंड फाई डैश ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल है, दैट इज फाई ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑन ए बी, फिर क्या होगा? देन इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कहलाता है हमारे पास फार्मूला नंबर 1 है, जो वहीं से ड्राइव किया गया है। इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस इंटीग्रल बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे तो सिंबल आ जाएगा माइनस का, जैसे ए चला गया बी की जगह, बी आ गया ए की जगह पर, तो माइनस आ गया। दूसरा फार्मूला है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। हम इसको किसी नंबर पर ब्रेक कर सकते हैं, उस इंटरवल के अंदर किसी भी नंबर पर ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहां दिखाया गया है ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, और सी जो है वो ए और बी के इन बिटवीन लाई करता है। सी एक ऐसा नंबर है जो ए से बड़ा है बट बी से क्या है, छोटा है, हमने उसको ब्रेक कर दिया। फिर जो अहम बात है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि चीजें हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर एक चीज की अहमियत है, तो इसकी जो बहुत बड़ी एप्लीकेशंस हैं विद इन मैथमेटिक्स एंड आउटसाइड द मैथमेटिक्स। तो आइए डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इन ज्योमेट्री। सबसे जो पहला काम हम करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर हमें, हमारे पास कोई कर्व्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनकी हमें लेंथ चाहिए होती है। तो जो लेंथ ऑफ कर्व होती है किसी खास पॉइंट से लेकर किसी खास पॉइंट तक, भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ है, तो हम ये चेक करेंगे कि x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 20 तक उसकी कितनी लेंथ बनती है। तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको अप्लाई करके उसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ ऑफ कर्व या आर्क लेंथ भी कहते हैं इसको। सेकंड है, हमारा वास्ता बहुत सी ज्योमेट्रिकल शेप्स पढ़ता रहता है, तो कुछ ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं जो रेगुलर होती हैं, जबकि बाकी जो है वो इर्रेगुलर होती हैं। तो उनका एरिया जब फाइंड करना होता है तब ही हम अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। एरियाज बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व हैं, दो फंक्शंस हैं, उनके दरमियान में अगर आपने एरिया फाइंड करना है तब भी अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। अगर एरिया अंडर द कर्व है वो भी है। फिर जो वॉल्यूम्स हैं और सरफेस एरिया होता है, आप समझते हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का जो टूल है अप्लाई करते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये भी हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहले तो हमने स्टडी किया कि एप्लीकेशन ज्योमेट्री के अंदर क्या है।
अब हम स्टडी करेंगे कि एप्लीकेशन जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। मैस और डेंसिटी है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, उसके अंदर हम अप्लाई करते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक लिमिट है ए, दूसरी है बी। ये एक वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है। इसका फार्मूला हमने इसका मैस निकालना है, तो एम आएगा इंटीग्रल ए टू बी रो ऑफ एक्स डी एक्स। रो जो है डेंसिटी है, इस कोई जो चीज हमें रखी गई है, कोई रॉड है या कोई बार है या वायर है जो रखी गई है वन डायमेंशन में रखी गई है, इसको वन डायमेंशनल कहेंगे। फिर हमारे पास वर्क डन जब होता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल देखें एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है। इसमें तीन कंडीशंस हैं। जब x 0 है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जब x लेस देन 0 है तो कंप्रेस्ड फॉर्म में है, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रेच्ड फॉर्म में है। तो इसके अंदर जो वर्क डन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा, तो उस वर्क डन को भी हम डेफिनेट इंटीग्रल से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां देखें जरा, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू एम्प्टी अ टैंक पार्शियली फिल्ड विद वाटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी है, तो हमने अब उसके ऊपर वर्क डन करना है, उसको खाली करना है, तो कितना टाइम हमें चाहिए होगा और कितना वर्क डन होगा उसको खाली कर दिया जाए, तो इस चीज को भी हम इंटीग्रल की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, हम समझते हैं जैसे पानी है, समंदर है फॉर एग्जांपल, या रिवर है या कुआं है पानी का, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट फेंक दिया जाए, उसके अंदर इमर्स कर दिया जाए, डबो दिया जाए, तो उसके ऊपर वाटर का प्रेशर होता है। जैसे आबदोज है समंदर के अंदर, तो उसके ऊपर पानी का जो है, समंदर के पानी का प्रेशर होता है, वो जो प्रेशर है उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसको भी हम कैलकुलेट, वहां से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला दिया गया है, F इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी रो ओमेगा ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक प्लेट है जिसको पानी में डबोया गया है। हमारे पास लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशंस। आइए इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होती हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग एट लीस्ट वन डेरिवेटिव ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे पास कोई इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसके अंदर क्या आ जाए, डेरिवेटिव आ जाए। कोई एक कम से कम डेरिवेटिव का होना जरूरी है। एग्जांपल देखें जरा, y dy over dx plus 2x equal to 0 and x d2y over dx2 plus dy over dx minus 2x equal to 0 are called the differential equations। ये जो डायग्राम दिखाई गई है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की डायग्राम है स्पेस के अंदर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dy over dx plus 2x equal to 0। इसमें चूंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, लिहाजा इसका जो ऑर्डर है 1 है। यहां देखें, इसके अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है x d2y over dx2 plus dy over dx minus 2x equal to 0। इसके अंदर जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि d2y over dx2 आ गया। अगर dy over dx होगा, ऑर्डर 1 होगा, d2y over dx2 होगा, ऑर्डर 2 होगा, d3y over dx3 होगा, ऑर्डर 3 होगा, एंड सो ऑन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स नॉट इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स व्हिच सैटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर फॉर एग्जांपल y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू c माइनस 1 ओवर x इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 1 dx प्लस y dy इक्वल टू 0। ये इसका सोल्यूशन है। इसमें जो कैपिटल C है, इसमें जो कैपिटल C है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। दो तरह के होते हैं सॉल्यूशंस, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। जनरल जो सॉल्यूशन होता है उसमें होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, एंड सो ऑन। लेकिन जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है उसमें कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं होता। उसमें हम कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ इनिशियल कंडीशंस होती हैं, उनको अप्लाई करके उसको सॉल्व करते हैं। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस भी होती हैं और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस भी होती हैं। जहां से प्रॉब्लम जनरेट होती है वहीं से हम वो कंडीशंस हासिल करते हैं, और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स कॉन्स्टेंट, वहां से भी हमें कुछ वैल्यूज हासिल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइम अगर 0 है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कुछ चीज स्टार्ट की, तो वहां पर टाइम 0 होगा, t इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर का जो ओवरव्यू है
वो आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम असद राजा है, मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर tutorial.pk। थैंक यू।